हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको एक्लिप्सेस के बारे में बताया था, जिसमें आपको सोलर एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स हमने समझाया था। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। यह है आपका लैंडिंग ऑन द मून के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, लैंडिंग ऑन द मून क्या होता है। देखें ध्यान से, लैंडिंग ऑन द मून पेज नंबर 69 है आपका। द 3 astronauts named Neil Armstrong, Edwin Aldrin, and Michael Collins are the first people landed on the moon on 21 जुलाई 1969। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि मून पर लैंडिंग की बात हो रही है। मून पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कदम की बात हो रही है, मून के सतह पे उतरने की बात हो रही है इस हेडिंग में। तो आप देख रहे हैं कि 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो चंद्रमा की सतह पे पहुंचे हैं। द 3 एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, यह अंतरिक्ष यात्री हैं जो चंद्रमा पे पहुंचे हैं। द 3 एस्ट्रोनॉट्स नेम्ड नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कोलिंस। ठीक है, यह 3 अंतरिक्ष यात्री हैं जो चंद्रमा की सतह पे पहुंचे हैं। are the first people landed on the moon on 21 जुलाई 1969। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1969 को, किस डेट को, 21 जुलाई को 3 एस्ट्रोनॉट जो हैं चंद्रमा की सतह पे पहुंचे हैं, जिनका नेम क्या है, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कोलिंस। एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं? ए पर्सन हु ट्रेवल इन स्पेस। ऐसे व्यक्ति जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि मून पर ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स जो हैं 21 जुलाई 1969 को पहुंचे थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आप देखें, यह नील आर्मस्ट्रांग का फिगर आप देख रहे हैं। यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग है। द स्पेस क्राफ्ट दैट कैरिड देम वाज अपोलो 11। ठीक है, जिस स्पेस क्राफ्ट से ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स मून पे लैंड किए थे, उस एयरक्राफ्ट, उस स्पेस क्राफ्ट का नेम क्या था, अपोलो 11। Neil Armstrong marked the history by becoming the first man to set foot on the moon। नील आर्मस्ट्रांग ऐसे एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने चंद्रमा पे अपना पहला कदम रखा था। चंद्रमा पे पहला कदम रखने वाले जो एस्ट्रोनॉट्स थे, अंतरिक्ष यात्री थे, वे कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है, और कौन सा स्पेस क्राफ्ट पहुंचा था चंद्रमा पे? अपोलो 11। द स्पेस क्राफ्ट दैट कैरीड देम वाज अपोलो 11। नील आर्मस्ट्रांग मार्क द हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रांग जो हैं वह एक हिस्ट्री बन गए, इतिहास का हिस्सा बन गए कि इन्होंने अपना पहला कदम जो है चंद्रमा की सतह पे रखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। उसके बाद है आपका यूज ऑफ सैटेलाइट के बारे में। तो आइए देखते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। फिगर में आप देखें, यहाँ पे 2 सैटेलाइट का फिगर आप देख रहे हैं, जिसमें पहला सैटेलाइट है आपका स्पुतनिक फर्स्ट और आर्यभट्ट सैटेलाइट। ठीक है, एक है स्पुतनिक फर्स्ट सैटेलाइट और अगला कौन सा है? आर्यभट्ट। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज ए मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ठीक है, सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट, जैसे आपको मून के बारे में बताया गया कि अर्थ के चारों तरफ जो है मून रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है अर्थ के चारों तरफ। तो
मून क्या है? अर्थ का सैटेलाइट है। ठीक है, मून जो है वो अर्थ का क्या है? एक सैटेलाइट है, उपग्रह इसको कहते हैं हिंदी में, उपग्रह। उपग्रह है, लेकिन यह क्या है? आपका नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से है। मून जो अर्थ का सैटेलाइट है। कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, ये भी अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, उन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहेंगे, कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। तो एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज ए मैन मेड ऑब्जेक्ट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं? मैन मेड ऑब्जेक्ट होते हैं, मानव के द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट होते हैं, दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। द अदर सेलेस्टियल बॉडी इन द स्पेस। ठीक है, यह दूसरे सेलेस्टियल बॉडी हैं, स्पेस में घूमने वाले हैं, अंतरिक्ष में घूमने वाले हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाते हैं। मैन मेड ऑब्जेक्ट हैं, मानव के द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट हैं और अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, तो एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। उसकी ऑर्बिट कहाँ होती है? अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ उनकी कक्षाएं होती हैं, उनकी ऑर्बिट होती हैं, जिनमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूमते हैं, ये मैन मेड होते हैं। ठीक है, एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी इन द स्पेस, ये दूसरे सेलेस्टियल बॉडी हैं जो स्पेस में रहते हैं। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज स्पुतनिक फर्स्ट। जो पहला कृत्रिम उपग्रह है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट, लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन इन 4 अक्टूबर 1957। ठीक है, तो पहला जो कृत्रिम उपग्रह है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जिसे स्पुतनिक फर्स्ट कहते हैं, इसे सोवियत यूनियन के द्वारा 4 अक्टूबर, ठीक है, 4 अक्टूबर 1957 के द्वारा के समय लॉन्च किया गया था। 4 अक्टूबर 1957 के समय इसको लॉन्च किया गया था। यह पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, स्पुतनिक फर्स्ट। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? सोवियत यूनियन के द्वारा। अब आते हैं इंडिया के बारे में, देखते हैं। आर्यभट्ट वाज इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुली लॉन्च सैटेलाइट। इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया सक्सेसफुल रूप से जो पहला सैटेलाइट है वो कौन सा है? आर्यभट्ट। फिगर में आप देखें, यह आपका आर्यभट्ट सैटेलाइट है। यह इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया पहला सैटेलाइट है जो सक्सेसफुली रहा। आर्यभट्ट वाज इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुली लॉन्च्ड सैटेलाइट। इट वाज लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन ऑन 19 अप्रैल 1975 फ्रॉम कैपुस्टिन यार USSR। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो आर्यभट्ट है, जो इंडिया का आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, यह इंडिया से लॉन्च नहीं हुआ था। यह लॉन्च हुआ था सोवियत यूनियन के द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कैपुस्टिन यार USSR से। ठीक है, एक्सेप्ट दीज सैटेलाइट्स मेनी अदर कंट्रीज हैड आल्सो लॉन्च मेनी सैटेलाइट डिपेंडिंग अपॉन देयर यूजेज। ठीक है, इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा और भी दूसरे सैटेलाइट हैं जो दूसरे देशों के द्वारा लॉन्च किया गया है उनके ज़रूरतों के हिसाब से। ठीक है, तो जिस देश की जैसी ज़रूरतें थी, अपने ज़रूरत के अनुसार जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अब देखते हैं सैटेलाइट का इम्पोर्टेंस क्या होता है। ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों लॉन्च किए जाते हैं, क्यों भेजे जाते हैं। यूज ऑफ सैटेलाइट्स, उपग्रहों का उपयोग क्या है। वेदर सैटेलाइट्स आर यूज टू स्टडी द वेदर पैटर्न एंड फोरकास्ट द वेदर। ठीक है, जो वेदर सैटेलाइट हैं वे वेदर कंडीशन को बताते हैं, मौसम के बारे में सूचनाएं देते हैं, मौसम पैटर्न के बारे में, फोरकास्ट के बारे में जो सूचनाएं देते हैं उन्हें वेदर सैटेलाइट कहते हैं। तो वेदर सैटेलाइट का लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है इससे हमें मौसम की जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, तो वेदर सैटेलाइट आर यूज टू स्टडी द वेदर पैटर्न एंड फोरकास्ट द वेदर। सेकेंड है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिसीव
एंड ट्रांसमिट टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन सिग्नल्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं इनके हेल्प से हम टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न इन सब के सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं एंड रिसीव करते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिसीव एंड ट्रांसमिट टेलीफोन, रेडियो एंड टेलीविज़न सिग्नल्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के द्वारा पूरे विश्व में टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न के सिग्नल को रिसीव और ट्रांसमिट किया जाता है। नेक्स्ट है नेविगेशन सैटेलाइट, हेल्प एयरक्राफ्ट, शिप एंड अदर व्हीकल्स टू डिटरमाइन देयर लोकेशन। नेविगेशन सैटेलाइट्स जो हैं वे लोकेशन बताने के लिए यूज किए जाते हैं, पोजीशन बताने के लिए यूज किए जाते हैं, और इनका जो मदद होता है वह किस में होता है, एयरक्राफ्ट के संचालन में, शिप के और अदर व्हीकल के संचालन में नेविगेशन सैटेलाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स टेक फोटोग्राफ्स ऑफ अर्थ एंड हेल्प इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ठीक है, तो अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स जो है वह अर्थ का फोटोग्राफ लेता है और जिसकी मदद से अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट टेक्स फोटोग्राफ ऑफ अर्थ एंड हेल्प इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट। मिलिट्री सैटेलाइट, मिलिट्री सैटेलाइट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉन्च ऑफ मिसाइल एंड अदर मिलिट्री एक्टिविटी। ठीक है, जो मिलिट्री के सैटेलाइट्स हैं वे मिसाइल के लॉन्च के बारे में और मिलिट्री से जुड़े हुए एक्टिविटी के बारे में इनसे हेल्प होता है। स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि सैटेलाइट्स के अलग अलग यूज हैं, जैसे कि वेदर सैटेलाइट आपने देखा जिसमें मौसम की जानकारी के लिए। नेक्स्ट आपने देखा कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका यूज सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए किया जाता है टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न सिग्नल में। नेविगेशन सैटेलाइट के हेल्प से एयरक्राफ्ट, शिप, अदर व्हीकल के लोकेशन को डिटरमाइन किया जाता है। अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट के हेल्प से अर्थ का फोटोग्राफ लिया जाता है और इससे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है। मिलिट्री सैटेलाइट से मिसाइल के लॉन्च के बारे में और मिलिट्री के अदर एक्टिविटी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? आई लर्न क्रेटर्स आर डीप होल फॉर्म बाय फॉलिंग द मेटेरॉइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। आपने पढ़ा कि क्रिएटर्स जो होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, ठीक है, जो मून के सरफेस पे जो गड्ढे दिखाई देते हैं जिन्हें क्रेटर्स कहा जाता है, ये क्या होते हैं? डीप होल होते हैं जो कि मेटेरॉइड्स को मून के सतह पर गिरने के कारण हुआ है। मेटेरॉइड्स को मून के सतह पर गिरने के कारण डीप होल बन गया है जिसे क्रेटर्स कहा जाता है। तो क्रेटर्स आर डीप होल फॉर्म बाय फॉलिंग द मेटेरॉइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ठीक है, एन एक्लिप्स इज द पार्शियल और टोटल ब्लॉकिंग ऑफ सनलाइट बाय ए हेवनली बॉडी लाइक अर्थ आर द मून। ठीक है, एक्लिप्स जो है एक ऐसी घटना है जिसमें सनलाइट को कंप्लीट रूप से या फिर पार्शियल रूप से ढक दिया जाता है किसी हेवनली बॉडी के द्वारा, बड़े बॉडी के द्वारा, जैसे कि अर्थ और चंद्रमा के द्वारा, पृथ्वी और चंद्रमा के द्वारा। तो एन एक्लिप्स इज द पार्शियल और टोटल ब्लॉकिंग सनलाइट बाय ए हेवनली बॉडी लाइक अर्थ और द मून। व्हेन द अर्थ इज इन बिटवीन द सन एंड मून, जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है, द अर्थ कास्ट शैडो ऑन द मून, तो अर्थ का शैडो, अर्थ का छाया जो है मून पर पड़ने लगता है। दिस इज कॉल्ड लूनार एक्लिप्स, इसे लूनार एक्लिप्स कहा जाता है, चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, तो व्हेन द अर्थ इज इन बिटवीन द सन एंड द मून, द अर्थ कास्ट शैडो ऑन द मून, दिस इज कॉल्ड लूनार एक्लिप्स, इसे लूनार एक्लिप्स कहते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका चैप्टर समाप्त हो गया। अब आप इसको रिवीजन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम क्वेश्चन फॉर रिव्यू देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस चैप्टर का। तब तक आप रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू।